ये कहानी है कुछ यादों की, ये कहानी है पुरानी बातों की और कहानी जज्बातों की। बुढ़ापे में यादों से अच्छा और सच्चा साथी दूसरा कोई नहीं। वक्त वे वक्त चली आया करती हैं, अकेलापन बढ़ जाता है मेरा भी। नहीं तो पूरा दिन काटना बड़ा भारी लगता है अब। पहले जिस वक्त के पीछे भागा करते थे, अब बेहिसाब है वो वक्त। सुमित्रा बहुत जल्दी ही छोड़कर चली गई थी मुझे। उसे लिवर इन्फेक्शन हुआ कुछ और वो बिगड़ता ही चला गया। उसने तो जीवन के 50 साल भी पूरे नहीं किए थे। मैं भी अब लगभग 65 का हो चला हूँ। दोनों बच्चों की शादी हो गई है, बहू बेटों से भरा पूरा परिवार है। बेटी दिल्ली रहती है अपने पति और बच्चों के साथ, और मैं यहाँ बेटे बहू के साथ देहरादून रहता हूँ। बेटी दामाद के यहाँ कुछ दिन रह आता हूँ, पर वहाँ की भागदौड़ भरी जिंदगी मुझे नहीं भाती। देहरादून में फिर भी जिंदगी की रफ्तार में ठहराव तो दिखता है। बाकी ज्यादातर देहरादून ही रहता हूँ, तो अपने मित्र मंडली भी बढ़िया जम गई है। और भीतर के एकाकीपन को भरने के लिए महीने 2 महीने में कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश हो आता हूँ। वहाँ कुछ दिन आश्रम में ठहरना और अकेले गंगा के किनारे कुछ समय बिताना मुझे बहुत पसंद है। गंगा का निर्मल और शीतल जल अंदर तक, रूह तक सुकून देता है, और पानी का कल कल करता शोर मेरे अकेलेपन को दूर कर देता है। मैं घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठा सुबह का अखबार पढ़ रहा था। आज इतवार है ना, तो सचिन को भी ऑफिस नहीं जाना है और अबीर के स्कूल की भी छुट्टी। इसीलिए आज लगता है उमा भी देर से ही उठेगी। सुबह की चाय नहीं मिली अभी तक कि उमा की आवाज आ ही गई। बस आ रही है आपकी अदरक वाली चाय पापा जी, अब भी लाई। ये लीजिए पापा जी, आपकी चाय, कहकर मेरी चाय थमा गई। और तभी मेरा नटखट अबीर भी भागता हुआ आ गया। दादू गुड मॉर्निंग, कहते कहते अपने छोटे छोटे हाथ मेरे गले में डाल दिए। दादू आपको पता है, अगले संडे हम नैनीताल जा रहे हैं। मेरे स्कूल की तो छुट्टियां हैं और पापा ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली है। बड़ा मजा आएगा दादू, अबीर चहकते हुए बोला। हाँ पापा, अगले वीक का प्लान बन रहा है, कहते हुए सचिन भी अपनी चाय का कप लिए मेरे पास पड़ी कुर्सी खिसकाकर बैठ गया। और हम लोग सोच रहे हैं पापा कि नैनीताल के आसपास मुक्तेश्वर, रामगढ़ ये भी सब घूम लेंगे। अरे पापा, रामगढ़ से याद आया, आपकी भी तो सरकारी टीचर के तौर पर पहली पोस्टिंग रामगढ़ ही थी ना? सचिन ने पूछा तो अबीर भी खुश हो गया। वाह दादू, फिर तो आपको भी और मजा आएगा फिर से रामगढ़ घूमने में हमारे साथ। नहीं बेटा, मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग ही घूम कर आओ। पहाड़ी रास्तों पर ऊपर जाते हुए मुझे तो चक्कर आते हैं। बल्कि मैं कुछ दिनों को ऋषिकेश आश्रम हो आऊंगा, कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। बारिश की पड़ती बूंदें कच्ची मिट्टी को महका रही थीं। आज इतने सालों बाद, बल्कि कहो लगभग 3 दशकों बाद, रामगढ़ का जिक्र आया तो मन के उस कोने पर धुंध छटने लगी जिसे मैंने गहरे दफना दिया था। आज बारिश की पड़ती इन बूंदों ने उन सारी पुरानी यादों को जीवंत कर दिया था। मैं 24-25 साल का ही था जब मेरी पहली पोस्टिंग एज ए टीचर नैनीताल के पास एक छोटे से गांव रामगढ़ में हुई थी। सरकारी नौकरी थी मेरी, वहां के सरकारी स्कूल में पोस्टिंग हुई थी। तब रामगढ़ इतना डेवलप नहीं था, देहाती हुआ करता था और गांव खेड़ों के लोग बड़े सीधे साधे हुआ करते हैं, कोई छल या बनावट नहीं। गांव के प्रधान जी ने स्कूल के ऊपर ही एक कमरे में साफ सफाई करवाकर मेरे रहने की व्यवस्था करवा दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने तो मेरे बिना कहे ही जैसे मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। मैंने हाथ जोड़कर कृतज्ञता व्यक्त की। अरे नहीं मास्टर जी, इसमें धन्यवाद कैसा, हम लोग तो यहाँ के दुर्गम इलाकों से परिचित हैं। आप ठहरे शहरी, यहाँ स्कूल से बाजार थोड़ा पास पड़ेगा तो आपको भी आसान होगा, कहकर हंस दिए थे। खैर अगले दिन ही मैं कैलेंडर के हिसाब से स्कूल में हाजिर था।
शंभू भी आ गया था। वो वहाँ चपरासी था। बस हम 2 लोगों का ही स्टाफ था। उसने स्कूल की साफ सफाई करके व्यवस्थित करवाने में मेरी मदद की। स्कूल क्या, 2 कमरों की छोटी सी इमारत और ऊपर मेरे रहने का कमरा। 8-10 बच्चे आ जाते थे पढ़ने, बस अच्छा समय कट जाता था मेरा भी। पर मैं पहली बार घर से अकेले इतना दूर रह रहा था, तो मुझे घर संभालना या खाना बनाना नहीं आता था। वहां तो खाना बाहर से मंगवाने का चलन भी नहीं था। एक दिन मैंने परेशान होकर शंभू से पूछा, शंभू, यहाँ आसपास कोई घर के काम करने के लिए और खाना बनाने के लिए कोई मिल सकता है क्या? अरे साहब, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं अपने घर से आपका खाना भिजवा दिया करूंगा। आपको गरीब के घर खाने से परहेज ना हो तो, शंभू ने विनम्रता से कहा। अरे नहीं नहीं शंभू, ये तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा तुम्हारा, और मना मत करना, मैं तुम्हें हर महीने उसके पैसे दिया करूंगा। मैंने जोर दिया तो वो मान गया। ठीक है साहब, मेरी बेटी है रेवती, वो सब काम जानती है घर का। मैं आज शाम को उसे भेज दूंगा। एक बार आकर वो आपके घर का सारा काम कर जाया करेगी। स्कूल दोपहर को 3 बजे ही खत्म हो गया था। शंभू भी घंटी बजाकर अपने घर चला गया। मैं थोड़ी देर वहीं कुछ किताबें पढ़कर ऊपर अपने कमरे में आ गया था। मेज के सामने पड़ी खिड़की को खोला तो हवा के साथ साथ जंगली फूलों की महक भी अंदर तक चली आई थी। पहाड़ों पर शाम कुछ जल्दी ही गहरा जाती है। ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के दरख्त मानो पहरेदार धूप को भी छन कर आने की इजाजत देते हैं, और देखते ही देखते शाम रात में गहरा जाती है। वहां कुर्सी खिसकाकर मैं कुछ काम करने बैठा था, पर पता नहीं कब मैंने अपना सर मेज पर टिकाया और कब आंख लग गई। महेश बाबू, आपकी चाय। आवाज सुनकर लगा कोई सपना देख रहा हूं। फिर वही आवाज आई तो आंखें मलते हुए देखा कि एक लड़की खड़ी है, कोई 19-20 बरस की, सांवली रंगत और तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें उसकी। मैं पलक देखता ही रहा तो वो झेंप सी गई। जी मैं रेवती हूँ, मेरे बाबू यहाँ चपरासी हैं। ओह अच्छा, तुम शंभू काका की बेटी हो? हाँ, ये लो आप चाय पियो, तब तक मैं खाना बना देती हूँ, कहकर वो काम में लग गई। घंटे 2 घंटे में ही सारा काम करके चली गई। अगले दिन मैं फिर उसका इंतजार करने लगा था। शाम होते ही उसके आते ही कुछ फूलों की खुशबू कमरे में भर जाया करती थी। बालों को ऊपर लपेटकर एक फूलों का गुच्छा पिरोया था उसने आज। महेश बाबू, आज पहाड़ी खाना बना दूं क्या? रेवती ने पूछा तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। उसने साग, मडुआ की रोटी और ककड़ी का रायता बना दिया। ऐसे ही धीरे धीरे न जाने कब वो चुपके से मेरी जिंदगी में चली आई थी और मेरे अकेलेपन में ठहर गई थी। एक खनक, एक खिलखिलाहट बनकर मैं उससे प्यार करने लगा था, और वो भी शायद इसीलिए क्योंकि उसने कभी कहा ही नहीं। पर प्यार शब्दों का मोहताज कहाँ होता है। वो गांव की भोली भाली अनपढ़ लड़की शब्दों का हेर फेर नहीं जानती थी। उस अनकहे प्यार में कोई कस्में नहीं थी, ना ही कोई वादे। बस जैसे राधा कृष्ण का प्रेम। मेरे लिए उसने पढ़ना लिखना भी सीखना शुरू कर दिया था, बड़ी मेहनत और लगन से। मैं रामगढ़ आने से पहले बहुत परेशान था कि वहां देहात में अकेले क्या करूंगा साल भर के लिए। पर समय का चक्र इतनी तेज गति से चला कि मानो पलक झपकने भर की देर और वापस जाने का समय भी आ गया। मेरे वापस जाने का टाइम आ गया था। एज अ ट्रेनी पोस्टिंग हुई थी मेरी, अब पूरी हो गई थी। आज रेवती काम करने तो आई पर चुप्पी ही साधे रही। रेवती सुनो, इधर आओ ना, कुछ पल यहाँ बैठो मेरे पास। फिर परसों तो मैं जा ही रहा हूँ। मैंने अपने पास पड़े तखत पर उसे बैठने को कहा तो चुपचाप चली आई। मैंने उसके हाथों को थाम लिया प्यार से, तो 2 आंसू चले आए उसके गालों पर। मेरा इंतजार करोगी ना रेवती? कुछ समय की तो बात है। घर जाकर मैं अपने पिताजी से शादी की बात करूंगा और फिर तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। मैंने उसे दिलासा दिया।
तो मेरी ओर देखकर बोली, महेश बाबू, बस आप भूल नहीं जाना, मैं तो मीरा हो गई हूँ अब आपकी, पर डर लगता है कि कहीं ये इंतज़ार। कहते कहते रुक गई वो, और उसके पास अपने वापस लौटने का वचन छोड़कर मैं चला आया था वापस देहरादून। उस जमाने में तो टेलीफोन भी नहीं होते थे कि बात हो जाए किसी अपने से दूर जाकर। मैं भी रोज रेवती को याद करता था उससे अलग होकर। एक दिन हिम्मत जुटाकर सोचा कि माँ पिताजी से रेवती के बारे में बात करता हूँ। अब तो मेरी सरकारी नौकरी भी परमानेंट हो गई थी और माँ भी आए दिन शादी के लिए जोर डालती रहती थी। पर जिंदगी में लिया हर फैसला अपनी मर्जी से होता कहाँ है, और हम भी इसे भाग्य का दोष मानकर अपना ही लेते हैं। सिर्फ भाग्य का दोष ही नहीं, मेरी कायरता भी कहो कि मैं अपने और रेवती के लिए खड़ा ही नहीं हो पाया। और जहाँ पिताजी मेरी बिना अनुमति के मेरी शादी तय कर आए थे, वहां मैंने शादी कर ली थी। अब सुमित्रा मेरी जीवन संगिनी बनकर मेरे घर आई थी। उसने जीवन भर एक सच्चे साथी की तरह मेरा साथ निभाया। 2 बच्चे हुए हमारे, एक बेटी और एक बेटा। उन दोनों को पाल पोस कर बड़ा करके, उनके शादी ब्याह का दायित्व पूरा करके सुमित्रा बहुत जल्दी ही इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। अपने शादीशुदा जीवन के इन सालों को मैंने भी सुमित्रा के साथ पूरी ईमानदारी से निभाया था। रेवती की यादों को दिल के किसी कोने में दबा दिया था, पर उसे दिया वो वचन जो मैंने कभी नहीं निभाया, टीस बनकर चुपता रहा था। मैं ऋणी जो था उसके निश्चल प्रेम का, उसके इंतजार का। ये ऋण मुझे सुकून से सोने भी नहीं देता था, और अब सुमित्रा के जाने के बाद अकेलेपन में और भी अपराध बोध महसूस होता था। मुझ में तो अब हिम्मत शेष नहीं थी कि मैं अपने अतीत से फिर से नजरें भी मिला सकूं। इसीलिए मैं जानबूझकर रामगढ़ नहीं गया बच्चों के साथ और ऋषिकेश चला आया। मैं गंगा घाट के किनारे बैठा घंटों पानी की उथल पुथल को निहारता रहता। कभी किनारे किनारे सैर को निकल जाता। आश्रम भी घाट के पास ही है। खाना पीना हर सुविधा है यहाँ। शांति की खोज में मेरे जैसे बहुत वृद्ध लोग यहाँ आकर रहते हैं। आज वापस आश्रम लौटते थोड़ा अंधेरा हो चला था। मैं सीढ़ियां ऊपर चढ़कर सामने बने शिव मंदिर में माथा टेकने को रुका तो लगा जैसे वहां रेवती खड़ी थी। क्या ये मेरी कल्पना थी या मन के विचारों का भ्रम? पलटकर देखा, एक औरत जा रही थी। जाने क्यों उसके पीछे पीछे चल पड़ा मैं। देखा पास ही एक धर्मशाला में वो चली गई। रात में कहाँ तक उसके पीछे जाता, और कोई जरूरी तो नहीं कि वो रेवती ही थी। सोचकर वापस अपने आश्रम चला आया। पर अगले दिन सुबह होते ही मैं फिर से उस धर्मशाला में चला गया। वहां पर बाहर ही एक साधु महाराज बैठे थे। महाराज, यहाँ कोई रेवती नाम की महिला रहती है क्या? मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, यहाँ तो बहुत सारी महिलाएं रहती हैं जो पढ़ाई लिखाई या रोजगार के तरीके सीखती हैं। मैं उनकी संचालिका को बुला देता हूँ। कहकर वो अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद देखा मेरे सामने रेवती खड़ी थी। बहुत बदल गई थी। आंखों पर मोटा काला चश्मा, हल्की नीली सूती साड़ी लपेटे। पर उसे पहचानने के लिए तो मेरा दिल ही काफी था। रेवती, तुम यहाँ? मैंने कहा तो वो भी मुझे देखकर आश्चर्यचकित थी। महेश बाबू, आप यहाँ? हाँ, मैं तो यहाँ आता ही रहता हूँ, पर तुम ऋषिकेश कैसे? लंबी कहानी है। चलिए गंगा घाट पर बैठकर बातें करते हैं, उसने कहा। तो हम घाट के किनारे आ बैठे। मैं अब भी अपने सवालों के इंतजार में उसे ही देख रहा था। आपके चले आने के बाद मैंने 4-5 साल आपका रास्ता देखा था महेश बाबू। आपके लायक बनने की चाह में मैंने पढ़ना लिखना भी सीख लिया था, पर मेरे पास आपका कोई पता नहीं था। कुछ समय बाद मेरे बाबा भी चल बसे थे और ईजा तो थी ही नहीं। मैंने अकेले ही अपने छोटे भाई को घरों में काम करके पढ़ाया लिखाया और धीरे धीरे खुद भी सक्षम हुई। ग्रेजुएट हो गई थी मैं भी। आसपास की औरतों को पढ़ाने भी लगी थी। आपके जाने के बाद उस स्कूल को मैंने ही चलाया।
नहीं तो गांव देहात में अपनी मर्जी से कौन आना चाहता है। और समय के साथ साथ मैंने इस सच को भी स्वीकार कर लिया था कि अब आप नहीं लौटेंगे, और ये इंतज़ार अब जीवन पर्यंत इंतज़ार ही रहेगा। और यहाँ तो मुझे इस धर्मशाला की संचालिका के तौर पर स्थायी नौकरी मिल गई तो चली आई। बहुत सुकून है यहाँ, अकेलापन नहीं खलता। तो क्या तुमने शादी नहीं की रेवती? मैंने उसकी बात बीच में ही काट कर पूछा। नहीं महेश बाबू, मैं तो इंतज़ार निभाने के वचन से बंधी थी ना। मैं आत्मग्लानि से रेवती के पैरों में झुक गया था। रेवती, मैं दोषी हूँ तुम्हारा, मैं ऋणी हूँ तुम्हारा, मुझे माफ कर दो हो सके तो। नहीं महेश बाबू, इसमें किसी का क्या दोष? शायद यही नियति थी हमारी, आप पर कोई ऋण नहीं मेरा। मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया था, अब कोई गिला शिकवा नहीं आपसे। कितने साहस से कहा उसने ये। रेवती, अब तो तुम्हारा इंतजार पूरा हो गया है, जीवन के इस मोड़ पर ही सही, पर मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? नहीं नहीं महेश बाबू, ये बात मेरे प्यार के सम्मान की है। मैं इस प्रेम में मीरा बनकर ही खुश हूँ। शायद आप खुद को ऋण मुक्त करने के लिए ही ये साथ चाहते हैं, और मैं माँ गंगा को साक्षी मानकर आपको आपके वचन से, आपके ऋण से मुक्त करती हूँ। कहकर वो मुड़कर चली गई। गंगा के सानिध्य में रहकर वो भी गंगा सी ही हो गई थी, विशाल, निर्मल और अपराजिता। बस ये कहानी यहीं तक।